हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहेला और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी सिलेबस का। इसमें हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स को परफॉर्म किया जाता है, उनको प्रैक्टिस किया जाता है। इसी के साथ कौन सी टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट की जिनसे हम अपने काम को ईजी बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आपके कोर्स में आरबीएससी में सिर्फ हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं। तो हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं को हम स्टडी करेंगे। और टेक्निक्स भी आपके कोर्स में सिर्फ 3 टेक्निक्स बताई गई हैं, हम सिर्फ उनको स्टडी करेंगे, MBO, MBE और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल कहते किसको हैं? सो प्रिंसिपल इज़ अ स्टेटमेंट विच रेफर्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी अगर हम कहें कि प्रिंसिपल को एक रूल की तरह हम मानें जो आपको डू एंड डोंट्स के बारे में बताता है, यानी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप अपने काम को इजी और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। ये वो तरीके बताने का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसिपल वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि फंडामेंटल ट्रुथ्स को बताते हैं। फंडामेंटल ट्रुथ क्या होते हैं? वो बात जो बिल्कुल सही है, इफ़ेक्टिव है। और फंडामेंटल बेसिक क्यों है? क्योंकि उसको कई बार प्रैक्टिस किया गया होता है, उसको अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उस प्रैक्टिस के थ्रू जब हमें सेम और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम उन चीज़ों को प्रिंसिपल्स की फॉर्म में सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये फंडामेंटल ट्रुथ है जो किसी फिनोमिनन, किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर बेस्ड है और यहाँ पर कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करता है कि हम क्या चीज़ करेंगे उसका क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। यानी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉज। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पुट ऑन करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, अल्टरनेट्स होते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। उन अप्लाई से करे हुए अल्टरनेट से भी हमें मल्टीपल रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। उन रिजल्ट्स में से हम जो बेस्ट होता है उसको चूज़ करते हैं कि उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। सो प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रुथ। ये फंडामेंटल ट्रुथ हैं जो कि किसी फिनोमिनन पर बेस्ड होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर है द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट विच इज़ गिवन एडिक्वेट प्रूफ्स and discussions based on the criteria of time experience verification is known as principle। स्टेटमेंट या फिर वो फैक्ट हैं जिनको आप मानेंगे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, यानी किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो कि बहुत सारे एडिक्वेट प्रूफ्स के ऊपर या डिस्कशंस के बेसिस पर तैयार किया जाता है। इसी के साथ इसको जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो किसी क्राइटेरिया ऑफ टाइम, किसी टाइम पीरियड को मेंशन करके, किसी एक्सपीरियंस को मेंशन करके और उसको अलग अलग तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही सेट किया जाता है। यानी जैसे हम कहते हैं फुल प्रूफ प्लान है, वो फुल प्रूफ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे यहाँ पर, कि वो तरीके हैं जिनसे कि हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उससे रिज़ल्ट ले सकते हैं, क्योंकि पहले कई लोगों ने उससे वो रिज़ल्ट अचीव कर रखे होते हैं। उसी को हम क्या बना देते हैं? हमारा प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सिद्धांत। किसको आप फॉलो करोगे, मानोगे तो आपको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रिज़ल्ट हमेशा मिलता रहेंगे। अब अगर हम सिंपल सेंस में प्रिंसिपल की डेफिनेशन को देखें तो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस। ये वो बेसिक गाइडलाइंस की तरह हैं विच रेगुलेट आवर बिहेवियर, एक्शंस एंड डिसीजन टू अकम्प्लिश गोल। ये हमारे बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं, यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्शंस, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे डिसीजंस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक काम को करने के अल्टरनेट हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से बेस्ट को चूज़ करना। ये वो सारी सब चीज़ों को जब हम अकम्प्लिश कर देते हैं, एक अचीव करते हैं गोल को, तो अकम्प्लिश हमारे गोल ज़रूर होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम एग्रीगेट कर दें, तो इकट्ठा कर दें, तो प्रिंसिपल को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो प्रिंसिपल वो बेसिक गाइडलाइन की तरह हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आपके रिज़ल्ट्स ज़रूर मिल जाएंगे, आप रिज़ल्ट्स को ज़रूर अचीव कर पाएंगे जो रिज़ल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो हो गई सिंपल प्रिंसिपल की डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल ट्रुथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। प्रिंसिपल की डेफिनेशन सेम ही है,
कि ये जो स्टेटमेंट है और फंडामेंटल ट्रुथ्स पर बेस्ड होता है, ये गाइडलाइन की तरह काम करता है। किसके लिए काम करता है? मैनेजर्स के लिए, कि वो अपने मैनेजरियल एक्शंस और डिसीजंस को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। देखिए, आप जानते हैं जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब करने आता है तो उसको काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? जब कोई फ्रेशर जॉब करता है तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? उसको न्यू जॉब पर ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है, उसका इंडक्शन प्लान हो किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है नई फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से, और वहाँ पर उसको नए तरीके सिखाए जाते हैं, या फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग तरीके की। ट्रेनिंग में आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है। तो ये अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपीरियंस कराए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, तब उनके अंदर वो एक्सपीरियंस आता है। इसी तरीके से जब अगर हम कहें कि मैनेजर है, और मैनेजर को, क्योंकि न्यूली मैनेजर्स भी आते हैं, फ्रेश मैनेजर्स भी आते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता मैनेजमेंट करना कैसे। उनको ये चीज़ सिखाने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं कि आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ये काम ऐसे करिएगा, आपको ये काम को डिवाइड करना चाहिए, आपको काम को अकॉर्डिंग अथॉरिटी को डिवाइड करना चाहिए, लोगों में काम कैसे बांटना चाहिए, किसका सिलेक्शन करना चाहिए, किसको हटाना चाहिए। ये सारे सब चीज़ें जो गाइडलाइंस हैं, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और कुछ नहीं, ये बेसिक गाइडलाइंस हैं, ट्रुथ्स पर बेस्ड हैं, और यहाँ पर आपको मैनेजर्स को क्या एक्शन और डिसीजन लेने उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके टॉपिक्स में बताया गया है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसा नहीं अचानक से ओवरनाइटली तैयार कर दिए गए हैं। ये बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद में, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद में, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम इन प्रिंसिपल्स को भी तैयार करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट के नेचर के साथ में कंपेयर करा था, तब हमने कहा था साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूटली प्योर होते हैं, रिजिड होते हैं और लॉजिकल होते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं, और हर सब्जेक्ट हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने एटीट्यूड के बेसिस पर सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम हमेशा एक जैसे या सेम सबके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये यहाँ पर मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैनेजर को जो प्रिंसिपल सही लगते हैं वो उनको सिलेक्ट कर सकता है, जो सही नहीं लगते वो उनको रिजेक्ट भी कर सकता है, अपने हिसाब से दूसरे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूटली प्योर, लॉजिकल और रिजिड होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता। तो जिस तरीके से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो कर के, बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करके हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को सेटअप करते हैं, इसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी काफ़ी डीप ऑब्जर्वेशन के बाद और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद सेट किया जाता है। लेकिन फ़र्क ये है सिर्फ कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगर बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोई नई अभी न्यू इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ये 18th सेंचुरी से चले आ रहे हैं। जब ये उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे तो पुराने तरीके होते थे, इसलिए उसको एंशिएंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहा गया। इसके बाद में बहुत सारे स्कॉलर्स आए, बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे वो आए, उन्होंने अपने अपने मेथड्स, टेक्निक्स बताई, नए नए डेवलपमेंट होते रहे टेक्नोलॉजीज़ में और टेक्निक्स में, जिसकी वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ। और इसके बाद हमारा न्यू या मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप हुए थे। अब यहाँ पे अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स को सेट करने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है हेनरी फ्योल, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स या थियरीज, क्योंकि जो सबसे पहले मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए अगर आपको थियरी किसी ने अवेलेबल कराई, आपके एक्सपीरियंस से उन्होंने अवेलेबल कराया, तो वो हेनरी फ्योल थे, जिन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी। उस बुक में इन्होंने मैनेजमेंट के स्किल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट की टेक्निक्स, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो इसीलिए हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। FW टेलर हैं,
इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, मैक्स वेबर हैं, इन्होंने भी प्रिंसिपल्स दिए, एल्टन मायो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के लिए अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप करे। अगर अपन देखें तो 54 डिफरेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की जिनको सभी लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, जिनको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी कहा गया है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट के ये 14 प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पर इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह परफॉर्म होता है और मैनेजमेंट परफॉर्म करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेस का काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। यहाँ पर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के, तो देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के दे रखे हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और एप्लीकेबल हैं, यानी यूनिवर्स में इनको एक्सेप्ट भी किया जाता है, पूरी दुनिया में इनके प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई भी किया जा सकता है। तो अब इनका अपन डायरेक्टली इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल ने जो दिया, वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। इन्होंने कहा सबसे पहले आप क्या करिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, मल्टीपल वर्क्स होते हैं, इन मल्टीपल वर्क्स को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं और उसको हम अलग अलग क्राइटेरिया में क्लासिफाइड कर देते हैं ना, कि ये चीज़ यहाँ पर जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कोई हम शॉपिंग ही करके लाएं अपने घर में, तो कुछ चीज़ें हमारे ड्राइंग रूम के लिए होती हैं, कुछ हमारे किचन के लिए होती हैं, कुछ बेडरूम के लिए होती हैं, कुछ लिविंग एरिया के लिए होती हैं। तो अलग अलग चीज़ें आप शॉपिंग करके लेकर आते हैं, ठीक है। ये इनको मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की तरह इससे बता देती हूँ कि यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं। तो हम शॉपिंग एक ही साथ करके लेकर आए, लेकिन हमने क्या करा, उस शॉपिंग के जो हमने चीज़ें ख़रीदी उनको हमने अलग अलग चीज़ के लिए मेंशन कर दिया। इसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, उन कामों को बांटना है, डिवाइड करना है। ये पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं ना, ये प्रोडक्शन का काम में से रिलेटेड हो गया, यहाँ पे सेल्स का काम आ गया, यहाँ पे मार्केटिंग का आ गया, यहाँ HR का आ गया, यहाँ फाइनेंस का आ गया, यहाँ IT का आ गया, यहाँ पे रिसर्च का आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर कौन सा काम मेरा सेल्स का होगा, कौन सा मेरा प्रोडक्शन यूनिट का होगा, कौन सा मेरा मार्केटिंग का होगा, फिर कोई काम सेल्स का है या HR का है, तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे वर्क में क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स हम उस काम को करने में परफेक्ट हो जाते हैं। जब आपने एक काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग तरीके से, तो आपके वो सब चीज़ें एक तो रिपीट नहीं होंगी, दूसरा जो लोग इसको काम को परफॉर्म कर रहे होंगे वो उसमें स्पेशलाइज या परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल कहते हैं कि आपका जितना भी टोटल वर्क है उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। वो होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। जैसे कि एक बंदे को आप रखेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन वाले मैनेजर के लिए आपके पास में क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, तो उस एम्प्लॉय के अंदर क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ में फिर आपके सुपरवाइजर्स होंगे, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सारी सब चीज़ें आपने किसके लिए डिवाइड करी है, किसके लिए डिसाइड करी है, सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में और भी तो होते हैं, कुछ सेल्स हैं, कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कुछ IT डिपार्टमेंट है, कुछ HR डिपार्टमेंट के वर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। उनके लिए आप क्या कर लीजिए, हर एक सेगमेंट को, हर एक जॉब को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करिए। उसके लिए क्या क्या कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, इसको मेंशन करिए और उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, असाइन कर दीजिए टू द राइट पर्सन
अकॉर्डिंग टू हिज स्पेशलाइजेशन। जब आप सही पर्सन को यहाँ पे काम डिवाइड करेंगे तो आप सही पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए भी पॉसिबल आपके पास ये हो पाएगा। अगर आपके पास में सही तरीका नहीं है कि किस एम्प्लॉय को क्या काम देना चाहिए तो ये आपका काम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन आएगा, वेस्टेज कम होगी, टाइम की, एफर्ट की, आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक काम को जब मल्टीपल लोग नहीं कर रहे, रिपीटेड नहीं हो रहा वो काम, जब रिपीट नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम दे रखा है। आपका ये काम भी हो रहा होगा, 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 और किसी काम में कोई लैकिंग नहीं होगी, कोई काम छूट नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप क्या करिए, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टोटल वर्क हैं उन टोटल वर्क को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करिए, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। फिर आप उसमें राइट पर्सन को वो जॉब असाइन करिए ताकि वो अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर सकें और आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। ये था हेनरी फयोल का पहला प्रिंसिपल। दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब। आपको जो काम दिया गया है उसको आप टाइम पे कंप्लीट करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर दो चीज़ हो गई, एक अथॉरिटी जो कि आपकी पावर को शो कर रही है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी ड्यूटी को शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको पावर भी चाहिए होती है, अपने हिसाब से वो काम कर सके, डिसीजन ले सके, ये डिसीजन लेने की पावर उसके पास होनी चाहिए। और दूसरी होती है ड्यूटी, उसका काम जो उसको करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, हेनरी फयोल ने, कि आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी आपको मैं जो काम दे रही हूँ उस काम के हिसाब से आपको जितनी अथॉरिटी चाहिए उतनी ही अथॉरिटी भी असाइन करूँ। अगर ये दोनों इम्बैलेंस होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इम्बैलेंस है, तो मुझे मेरे रिजल्ट्स सही नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपकी अथॉरिटी ज़्यादा है, आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम है, काम बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे कि आपके पास में अधिकार ज़्यादा दे दिए, मैंने पावर ज़्यादा दे दी है डिसीजन लेने के, तो आप उस काम को अवॉइड भी कर सकते हैं कि नहीं कर रहा मैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करेंगे, या फिर किसी और पर अपना काम डाल देंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है उस काम को डिले करने की, उस काम को दूसरे पर्सन को दे देने की। तो आप क्या करेंगे, उस पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं जब अगर मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और आपको अथॉरिटी ज़्यादा दे दी तो। अब अगर इसका वाइस वर्सा हम देखें, उल्टी कंडीशन देखें, जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके काम, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, वो बहुत ज़्यादा है और आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेने के जो राइट्स हैं वो बहुत कम है, अथॉरिटी बहुत कम है आपको, कि आपके पास काम बहुत सारे हैं, कि आपको 4 तरीके के, लेट्स सी 4 तरीके के अलग अलग काम करने पड़ते हैं। अब ये 4 तरीके के लिए आपको आपके डिसीजंस लेने हैं, आपका मेथड चूज़ करना है, लेकिन वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है। तो आप क्या कर पाओगे, आप जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं आप उस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपका अगर कोई मेथड सही या इजी होगा तो भी आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, ओवर बर्डनाइज हो जाएंगे, यानी आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमें ये तो समझ में आता है कि हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो यही हमें किसने कहा है, हेनरी फयोल ने कहा है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं तो उसकी अथॉरिटी भी असाइन करिए उसी के हिसाब से इक्वली, या फिर किसी अथॉरिटी, किसी पोस्ट पे आप किसी को रख रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम दीजिए ताकि वो सही तरीके से अपना काम कर सके। हमेशा इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो आपको सही या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की
तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है रूल्स या रेगुलेशन, जो हमें डूज़ और डोंट्स बताते हैं। डूज़ और डोंट्स मतलब क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसमें भी फेयोल क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको डूज़ एंड डोंट्स ही बताए जाएंगे जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। ये जो डू और डोंट वाले रूल्स होते हैं ना, वो आपको ये बताते हैं क्या करना आपके लिए सही है और क्या आपको नहीं करना है। करने के लिए भी रूल्स होते हैं कि आपको ये बात मानना पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ का मना कर रखा है और आप वो कर रहे हो तो उसके लिए भी एक्शन होते हैं कि आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो डूज़ और डोंट्स दोनों दे रखे होते हैं, यही हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन भी कहा जाता है। फेयोल क्या कहते हैं, फेयोल ही कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब जनरल रूल्स हैं, रेगुलेशन है सिस्टमेटिक फंक्शनिंग के लिए, किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए। और ये आपको बताते हैं कि आपको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ायर्ड वे में ही काम करना पड़ेगा। अब ये जो डिसिप्लिन वाले रूल्स होते हैं ये हर लेवल पर और हर पर्सन पर अप्लाइड होने चाहिए। फेयोल कहते हैं कि हर लेवल पे, लेवल आपको पता है कितने हैं, देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों लेवल पे अप्लाई होना चाहिए एंड ऑन एवरी पर्सन यानी हर पर्सन के ऊपर ही अप्लाइड होना चाहिए। आइदर ही इज़ अ सुपीरियर और अ सबऑर्डिनेट, चाहे वो कितना भी बड़ा बॉस हो, कितनी भी अच्छी पोस्ट पर हो, सुपीरियर हो, उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए। और सबऑर्डिनेट यानी उसके अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास पावर या अथॉरिटी कम है उनके ऊपर भी ये अप्लाई होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई रूल बनाया तो वो आपके सुपरवाइज़र के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर, सबऑर्डिनेट के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है। अगर किसी का लेट आना मना है तो सुपरवाइज़र के लिए भी वो चीज़ मना होना चाहिए, गलत होना चाहिए। अगर कोई आपने सुपरवाइज़र को लीव के लिए आपने उनको अथॉरिटी दे रखी कि महीने में आप 2 लीव ले सकते हैं, तो वही सबऑर्डिनेट को भी राइट मिलना चाहिए। अगर आप सबऑर्डिनेट को वो राइट नहीं दे रहे हैं, उसके लिए वो डिसिप्लिन नहीं है कि वो मतलब ज़्यादा छुट्टियां ले, तो ये सुपरवाइज़र के ऊपर भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, जो ये कहते हैं कि आप जो भी डिसिप्लिनरी रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, ये सभी के ऊपर होना चाहिए आइदर अ सुपीरियर और अ सबऑर्डिनेट। चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करने वाला पर्सन हो, टॉप, मिडिल या लोअर लेवल। अगर आप ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सब पर अप्लाई करेंगे और एक जैसा अप्लाई करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फेयर जजमेंट रहेगा, फेयर एनवायरनमेंट रहेगा और आपके सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जो बिहेवियर आपके सुपरवाइज़र के साथ हो रहा है वही आपके साथ सबऑर्डिनेट के साथ भी हो रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं हो रही, कोई किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही है, सबके साथ जेन्युइन और सही तरीके से उनके साथ एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए और एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप एम्प्लॉय के ऊपर ले रहे हैं तो वही स्ट्रिक्ट एक्शन आप सुपरवाइज़र पे भी लेंगे। सो दिस इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन।